हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके मगध एम्पायर की 3 डायनेस्टीज, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आपकी हरियंग डायनेस्टी, सिसुंग डायनेस्टी और लास्ट है आपका नंद डायनेस्टी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जहाँ तक आप सभी जानते हैं कि हमारे ये एंशियंट हिस्ट्री की टॉपिक की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग आज की वीडियो में मगध एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसके जितने भी टॉपिक थे आपके, वो सारा कुछ मैं कवर अप करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जा करके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने आपके 16 महाजनपदास के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको कहा था जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा मगध एम्पायर पे होगा। तो याद होगा जिस तरीके से हमारे एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चलेगी, यानी जो बैक टू बैक आपके टॉपिक होने चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, किसके बाद किसने रूल किया, उसी अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चलते रहेंगे। तो हमारे साथ इस सीरीज में जुड़ने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। तो चैनल पे वीडियो जब भी अपलोड होगी तो उसका बेल आइकन प्रेस करो, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी चैनल पे जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ताकि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा हमारी सीरीज पे, वीडियोस पे, तो ये वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी। और मैं यही आप सभी से कहूँगी कि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक शेयर आप लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन मैं आशा करूँगी कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या आप लोग हमारे चैनल को खूब आगे तक लेकर जाए, तो उसके लिए वीडियो को जल्दी से एक बार सभी के सभी लाइक शेयर कर दो। और जितने भी चैनल पर नए हो एक जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या हिस्ट्री के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं आपके मगध साम्राज्य की में आपकी जो 3 डायनेस्टीज आई थी, 3 राजवंश आए थे, किसके समय पर कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया था। आइए चलिए बढ़ते हैं। तो याद होगा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था 16 महाजनपद, जिसमें से आपकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मगध एम्पायर सबसे ज़्यादा पावरफुल था। हमारे मगध का राइज हुआ था, उसका उदय हुआ था। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि हमारे मगध की आगे करने से पहले तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे कि आपके मगध एम्पायर के राइज होने का कारण क्या है, कॉज क्या है। ठीक है, देखो पहले तो ये देख लो कि ये 3 डायनेस्टीज है बैक टू बैक, हरियंग डायनेस्टी, सिसुंग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। तो जितने भी स्टूडेंट पहले सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई थी, उसके बाद किसने रूल किया, उसके बाद कौन। तो आपको ये पूरे ऑर्डर्स पता होने चाहिए। तो याद रखो, पहले हरियंग डायनेस्टी ने 560 से 413 बीसी यानी ईसा पूर्व तक यहाँ पे राज किया है। देन उसके बाद आपकी सिसुंग डायनेस्टी आई जो 413 से 345 ईसा पूर्व का समय है। उसके बाद आपकी नंद डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी 345 से 321 ईसा पूर्व, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हरियंग डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर है जिन्होंने रूल किया था, जो आपको ये भी सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले आपका बिंबिसार, नेक्स्ट है आपका अजातशत्रु, और उसके बाद है आपका उदयभद्र या फिर इन्हें उदयन के नाम से भी आप जानते हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर आपको हरियंग डायनेस्टी में याद रखना है, एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ऑर्डर भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सिसुंग डायनेस्टी, आपके सिसुंग रूलर ने ही इसको फाउंड किया था, इसकी स्थापना की थी, पहले रूलर वही है। और नेक्स्ट आपको काल अशोक। अभी हम इसको डिटेल में करेंगे, कौन से रूलर के समय पर कौन सी चीज़ें हुई थी वो सारा कुछ यहाँ देखेंगे। नंद डायनेस्टी सभी को पता है, महापद्मनंद ने इसको फाउंड किया था, और धनानंद। ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर आपको नंद डायनेस्टी में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस महाजनपदास एंड अल्टीमेटली मगध इमर्ज एज द लार्जेस्ट एम्पायर। तो यहाँ पर आपका मगध जो है वो सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा था, और ये पहली डायनेस्टी थी जहाँ पर आपके मगध ने रूल किया था, वॉज अ हरियंक डायनेस्टी। तो हरियंक डायनेस्टी आपका हरियंक राजवंश इसमें पहले देखने को मिलेगा, जिसमें इसके यहाँ पे किसने रूल किया था, इसमें आपके हरियंक में बिंबिसार,
तो ये डायनेस्टी अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया ही और बताया ही कि बिंबिसार के द्वारा आर्यन डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मेन बात है कि आपके 16वां जनपदास में आपके राइज ऑफ मगध यानी मगध का जो उदय हुआ और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था, तो इसके कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को पता है, चाहे आप मेरी वीडियो लाइव देख रहे हो अभी या ऑफलाइन बाद में भी देखोगे, सभी को कमेंट करके बताना है कि आखिरकार मगध का उदय या उसका राइज हुआ है तो किस पर्पज से हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर बात यह है कि आपके मगध का राइज हुआ था क्यों, क्योंकि आपके इसमें जोग्राफिकल लोकेशन आप देखोगे, पहली चीज़ आपको याद होगा इसकी कैपिटल यानी इसकी राजधानी आपकी राजगीर यानी कि आपकी और पाटलिपुत्र, ये आपको याद होगा। ठीक है, जो बहुत ही अच्छी जगह है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर था। दूसरा, इसने अब अपने टूल्स में अपने उपकरण में आयरन का यूज़ किया, क्योंकि अब हम जानते हैं कि आपका ये फेज़ है लोह युग, यानी अब यहाँ पे जितने भी हथियार या उपकरण आप यूज़ करोगे वो आपके आयरन के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट माना जाता है। उसके बाद आपके मगध ने क्या करा, अपने वॉर में सबसे ज़्यादा एलिफेंट यानी हाथियों का यूज़ किया था। आपके में अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो याद रखना, यूज़ ऑफ एलिफेंट ऑन अ लार्ज स्केल इन वॉर्स, ये भी एक कारण माना जाता है। इन्होंने अपने आर्मी को बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, मेंटेन करके रखा हुआ था अच्छी मात्रा में। यहाँ पर उनको सैलरी भी ये देते थे। अच्छी खासी आर्मी आपको इनके समय पर देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इन्हीं के टाइम पर टाउन आपका राइज हुआ था और इन्होंने आपके ट्रेड में मेटेलिक मनी का यूज़ किया था। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से आपके मगध का क्या हुआ, राइज हुआ है, उसका उदय हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज एग्रीकल्चर, क्योंकि आप जानते हो कि ये सारे के सारे सबका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो आपकी खेती है यानी एग्रीकल्चर है। तो ये अच्छी जगह थे, यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल का ये यूज़ करते हैं। गंगेटिक प्लेन के पास ये आपके रहते हैं जहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में आपकी बारिश होती है। जिस तरीके से आपको अपना वेदर चाहिए एग्रीकल्चर के लिए वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपके राइज ऑफ कॉज मगध के। तो याद रखना, ये भी स्टेटमेंट में कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हरियंग डायनेस्टी। तो हरियंग डायनेस्टी में आपने देखा सबसे पहले रूलर आपके बिंबिसार ने, जिन्होंने हरियंग डायनेस्टी की स्थापना की। तो हरियंक राजवंश की स्थापना आपने देखा कि इनका टाइम पीरियड 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके इस डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है, आपके बिंबिसार है, जिन्होंने इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। बाद में आपके अजातशत्रु और उदयन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके बिंबिसार के बाद यहाँ पर रूल करते हैं। ठीक है, और अगर हम देखेंगे कि इस समय जब हरियंग डायनेस्टी आई तो इस समय का आपको प्रशासन देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर होता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ग्राम कस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज हेडमैन को बोला जाता है। लेड विलेज असेंबली, वाइल आपके महामंत्राज जो है वो हाई ऑफिशियल रैंकर्स होते थे। और आपके जुडिशियल मिलिट्री पावर, ये सारी पावर आपके राजा के हाथ में होती है। पूरा प्रशासन की जितनी भी पावर है, जुडिशियली पावर, आपकी पॉलिटिकल पावर, ठीक है, सारा कुछ जो भी है वो आपके कौन डिसाइड करते हैं, आपके राजा यानी आपके किंग। ठीक है, और इस समय हमें बहुत सारे एंशिएंट लिटरेचर यानी प्राचीन साहित्य आपको देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हरियंग डायनेस्टी भी एक टाइम पर आई थी और इसने भी यहाँ पर रूल किया था। ये आपको याद रखना है। अगर आपकी हरियंग डायनेस्टी है तो याद होगा यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, वो है आपका गिरिवराज। तो ये आपकी पहली कैपिटल थी, पहली राजधानी थी मगध की, जो आज के टाइम पर इसका नाम आप सभी को पता है क्या है, वो है आपका राजगीर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इस वजह से ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गिरिवराज इसकी पहली राजधानी थी, पहला नाम था, बाद में इस नाम को बदल करके राजगीर कर दिया गया था। ठीक है, बिंबिसार ने ही आपका ये राजगीर का जो शहर है इसको फाउंड किया था। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आप पूरा मगध एम्पायर का यहाँ पर मैप देख सकते हो। तो बिंबिसार देखो ये रहा,
आपके इधर टाइम पीरियड आपको 544 से 492 इन्होंने यहाँ रूल किया। ये रही इनकी राजधानी राजगीर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपके आए थे अजातशत्रु, जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो, तो इनके समय पर यहाँ पर इन्होंने रूल किया। उसके बाद देखो ये येलो लाइन जो जा रही है, ये आपकी तक्षशिला यानी ये उत्तर पथ आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण पथ आप सभी को पता है, ये रहे जो पूरा रेड वाला आपको नजर आ रहा है ना। और नंद डायनेस्टी जब आपकी आई तो ये रेड वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये पूरा आपके यहाँ तक मिल चुका था। मतलब ओवरऑल मगध एम्पायर की 3 डायनेस्टी भाई आपके इतने पार्ट को कॉन्कर कर चुकी थी, इतना जगहों को ये अपने अंडर में कर चुकी थी। ये आपको यहाँ पर मैप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए हरियंग डायनेस्टी में एक एक रूलर की बात करेंगे, पढ़ते रहेंगे। पहले हमारे हैं बिंबिसार। तो बिंबिसार आपके इसके हरियंग डायनेस्टी के फाउंडर हैं, जिसकी राजधानी है आपकी राजगीर। तो राजगीर इसकी राजधानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इन्हें क्या कहा जाता है कि ये आपके गौतम बुद्ध के कंटेम्प्ररी, उनके समकालीन थे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपके बिंबिसार एक पहले ऐसे राजा हैं जिनके समय पर आपको क्या देखने को मिलेगी, आपकी स्टैंडिंग आर्मी। क्योंकि हमने जब पढ़ा था आपकी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, तो हमने देखा था उसमें आपकी कोई भी आर्मी सेना की नहीं थी, क्योंकि उस समय इतने कोई बैटल्स युद्ध होते नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर आपकी लड़ाइयाँ शुरू होंगी, क्योंकि आप अदर्स कंट्री पर अटैक करोगे, उसको कॉन्कर करोगे, तो आपके फिर कुछ दुश्मन भी बनेंगे, तो यहाँ पर आपको आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहले ऐसे राजा थे जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टैंडिंग आर्मी। इन्होंने आपके 3 त्रिपक्षीय नीति का पालन किया था। ठीक है, ये याद रखना। त्रिपक्षीय में पहला है मैट्रिमोनियल अलायंस यानी वैवाहिक गठबंधन, दूसरा है फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर यानी मजबूत शासकों से मित्रता, और तीसरा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ वीक नेबर्स यानी कमजोर पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पूरी कोशिश रहती है, जो आपको कौन सा सामने वाला आपसे वीक है, आप उससे लड़ाई करते हैं ताकि आप उसको ईजिली से जीत पाए। अपने से पावरफुल इंसान से हम तब लड़ेंगे जब हमारे पास उतनी आर्मी हो या कुछ हो। ठीक, तो यहाँ पर मैट्रिमोनियल अलायंस में यहाँ पर ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कोशाला, लिच्छवी और आपके मदरा क्लेन। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है किस किस से इन्होंने कहाँ कहाँ पर शादी की थी, ये सारा कुछ बताया है। और अगर हम बात करें, उसने अपने सहायक चिकित्सक जीविका को अवंती राजा के पास भेजा था। और तीसरा आप देखोगे, इन्होंने अंग यानी चंपा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इसको भी कॉन्कर कर लिया था। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया कि चंपा आपका जो जगह है ये क्या है, आपका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इन्होंने, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्होंने अंग को जीता था, कॉन्कर किया था। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इन्होंने किसी न किसी को हराया था। तो ब्रह्मदत्त थे यहाँ के राजा, जिनको हरा करके इन्होंने आपका अंग जो है उसको कॉन्कर कर लिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों के ही ये फॉलोअर्स हैं, दोनों को ही ये मानते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके बिंबिसार। बिंबिसार की डेथ होने के बाद, इनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद देखोगे, नेक्स्ट रूलर आते हैं इनके बेटे आपके अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु की अगर हम बात करते हैं, अब आगे कंटिन्यू इन्होंने रखा था। अब इन्होंने क्या करा था, जब ये राजा बने, क्योंकि इन्होंने अपने फादर को ही कि अब ये राजा बनना है, इन्हें राजगद्दी पर बैठना है। अब इन्होंने किया, बिंबिसार के समान उन्होंने आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हुए विस्तारवादी नीति का पालन किया। जैसे कि उन्होंने युद्ध इंजन का इस्तेमाल किया था, आपके कैटपोलस, ठीक है, और आपके गद्दा के साथ साथ रथ यानी रथ मुसरा जैसे पत्थरों को फेंकने के लिए किया था, यानी आपके कैप्ट्यूलस का यूज़ किया था। और चैरियट विद मेस का इन्होंने यूज़ किया था। और इन्होंने अपने समय पर वाराणसी को जीता था और वैशाली जैसे राज्य को जीत लिया था। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, याद होगा सभी ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा था आपकी 4 काउंसिल हुई थी, जिसमें से पहली काउंसिल आपको देखने को मिलती है वो अजातशत्रु की व्यवस्था के अंदर हुई थी। इन्होंने ही अरेंज करवाया था। ये चीज़ तो आप सभी को अच्छे खासे तरीके से याद ही होगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको इसमें याद रखना है। फिर अगर हम बात करेंगे, इन्होंने आपके वाराणसी को डिस्ट्रॉय किया ही, जो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ अब हम क्या देखेंगे, पहली
काउंसिल आपकी इन्हीं के अंडर में हुई थी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको इसके अंदर याद रखना है। इनके समय पर आपको 2 मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मिनिस्टर जो आपको याद रखना है वो थे आपके सुनिधा। ठीक है, और दूसरा है आपका वत्स सरकार। तो इनके समय पर हमें ये 2 मंत्री, 2 मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी ये जो नाम जो है ना, इन्हें ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना जो इन्होंने यूज़ किया था। अजातशत्रु से रिलेटेड इसी से एग्जाम में आएगा, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको चीज़ याद रखनी है तो ये भी कर सकते हैं कि इन्होंने किसको हराया था, आपके प्रसन्नजीत को, जो आपके राजा थे कौशाला के, और उन्होंने फिर शादी की थी उनकी बेटी के साथ अजातशत्रु ने। ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए, नेक्स्ट रूलर है आपके उदयन। ठीक है, जिसे आप उदयभद्र भी कहते हैं। इन्होंने आपकी नई कैपिटल, नई राजधानी यानी पाटलिपुत्र बनाया, उसकी स्थापना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हरियंक डायनेस्टी जो है आपके धीरे धीरे वीक होने लगते हैं इसके बाद। ठीक है, तो हरियंक डायनेस्टी का अब यहाँ से क्या होगा, पतन होना शुरू हो जाएगा। ये वो टाइम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीनों रूलर्स याद होने चाहिए। सीयूईटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाएगा। कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछी जाएगी। और कॉमन सी कि आपकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किस के समय पर हुई थी, ये सभी को पता है, आपके अजातशत्रु के समय पर हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डायनेस्टी शिशुंग डायनेस्टी की बात करते हैं। शिशुंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड सभी को पता है, 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व का आपका समय होता है, जिसमें पहला राजा आपका शिशुंग का ही होता है। इसमें शिशुंग और कालशों का आपको नाम याद रखना है। आपके शिशुंग की अगर हम बात करें, मगध काल में शिशुंग एक अमात्य यानी क्या थे, मंत्री थे। ये भी आप बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वो राजा बने थे जिन्हें शिशुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये याद रखना, एक वॉइस रॉय थे आपके, कहाँ के, वाराणसी के। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वाराणसी के ये आपके गवर्नर थे यानी अमात्य मिनिस्टर थे, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने अपने समय पर किसको हराया था, अवंती को, और इसे मगध का हिस्सा बना लिया था। यानी अवंती आपके किसके अंडर में आती है, शिशुंग ने। जब शिशुंग ने अवंती को कॉन्कर करा और उसको मगध का पार्ट बना लिया था, इस तरीके से मगध और अवंती के बीच 100 साल तक आपकी प्रतिद्वंद्विता का अंत हुआ। तो राइवलरी यहाँ पर ये चलती रही, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस डायनेस्टी के इस समय पर कौन क्या राजधानी थी, तो आप सभी को पता होगा गिरिवराज इनके समय पर कैपिटल थी, जो बाद में आपकी राजगीर हुआ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसके समय पर आपको राजधानी देखने को क्या मिलती है, कैपिटल क्या है आपकी, गिरिवराज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, शिशुंग ने अपने समय पर पाटलिपुत्र, अभी हमने देखा कि इनकी राजधानी थी जब उदयन आए थे। लेकिन जब आपके शिशुंग आए तो इन्होंने आपकी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया यानी शिफ्ट कर दिया, पाटलिपुत्र से किस क्या कर दिया, आपका वैशाली। ये याद रखना। तो इस समय क्या देखने को मिल रहा है कि पाटलिपुत्र से इन्होंने क्या कर दिया, कैपिटल आपकी वैशाली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूलर आपके कालाशोका है। तो कालाशोका के समय पर सबको पता है आपकी दूसरी यानी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद है कहाँ हुई थी, वैशाली में ही हुई थी, काल अशोका के टाइम पर हुई थी। और इन्होंने अब आपके काल अशोका को किसके द्वारा मारा गया था, महापद्म नंद, जो आपकी नंद डायनेस्टी को स्थापना इन्होंने करा, इनको मारने के बाद। काल अशोका को याद रखना। काल अशोका की अगर हम बात करते हैं तो इनको और क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो याद रखना काकवर्ण। अगर ये पूछ लिया जाए तो इनका दूसरा नाम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमने देख ही लिया कि इनके समय पर आपकी दूसरी बौद्ध संघ थी, यानी दूसरी यानी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमें देखने को मिलती, जो कि वैशाली में हुई थी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगेन जब काल अशोका यहाँ पे राजा बनते हैं तो इन्होंने अपने टाइम पर क्या करा, इन्होंने आपके जो राजधानी बनाई थी ना, इन्होंने गिरिवराज को इन्होंने दोबारा से इसको शिफ्ट करके किसमें कर दिया, आपके अगेन पाटलिपुत्र। यानी अब दोबारा से जो राजधानी, जो कैपिटल आपको देखने को मिलेगी, वो क्या बन गई है,
आपकी पाटलिपुत्र दोबारा से। तो यहाँ पर यही है कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि पहले कोई कैपिटल कर रहा है, फिर उसको वापस से कोई शिफ्ट कर रहा है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका नंद डायनेस्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया, महापद्मनंद ने काल अशोका को मार के अपनी एक नई डायनेस्टी कौन जीती थी, जिसमें पहले फाउंडर है महापद्मनंद। तो महापद्मनंद की अगर हम बात करते हैं, ये कौन थे? ही फाउंडेड द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टीज। यहाँ पर अब महापद्मनंद की बात करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले यानी उन्होंने पहले गैर क्षत्रिय वंश की स्थापना की थी, क्योंकि कई स्रोतों का कहना है कि वह निम्न जाति के थे, यानी ही बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से रूलर लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी उन्होंने फाउंड की थी। तो वो थी आपकी नंद डायनेस्टी, जो महापद्मनंद के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके इस एम्पायर को और क्या कहा जाता है, ये आपको नयाम एक रात यानी आपके बिल्डर एक्वायर्ड, कलिंग के द्वारा इसको एक्वायर कर लिया गया। और कोशाला आपके मगध हाजी कुंफा इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में मेंशन है। मतलब अगर आप चीज़ देखोगे ना, तो यहाँ पर आपके महापद्मनंद है। ठीक है, महापद्मनंद ने एक पाली टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, आपका एक पाली टेस्ट में इनका मेंशन है, जहाँ पे इन्हें उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखना इन्होंने अपने समय पर क्या किया था और कलिंग को जीता था, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। इन्होंने कलिंग को यहाँ पर अपने समय पर जीता था, ये आपको याद रखना है। और आपके महापद्मनंद को और क्या क्या कहा जाता है, एक मैंने आपको अभी बताया, आपके एक रात कहा जाता है। दूसरा आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनके जो और भी नाम है आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या हैं, तो ये आपको जब पता होगा तो ही आप अपने एग्ज़ाम में कर पाओगे। तो इन सभी को नोट कर लो, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको उतनी ही चीज़ें बताऊँगी जितनी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बाकी और नहीं करेंगे। इसमें से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए नंद डायनेस्टी कंप्लीट हो गई, जिसमें पहले रूलर हमने कर लिए। अब नेक्स्ट रूलर है आपके धनानंद। तो धनानंद आपके नंद डायनेस्टी के लास्ट राजा थे, आखिरी राजा थे, और अनपॉपुलर भी थे। ठीक है, क्यों थे? देखो यहाँ पर इनके टाइम पर और क्या, देखो ये आपके अंतिम राजा थे और अपने दमनकारी करों और शोषण के कारण अलोकप्रिय भी हो गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस तरह के असंतोष का फायदा उठाया, और यहीं से इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सभी को पता है, आपकी कौटिल्य की मदद से क्या करा था, मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी और धनानंद को हराया था। नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके तब आपकी शुरुआत होती है मौर्यन डायनेस्टी की। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आज तो हमने मगध की तीनों डायनेस्टी कर ली, जिसमें आपको समझ आया हर्यंग डायनेस्टी ने रूल किया, उसके बाद सेशुंग ने, उसके बाद नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जो हमारा नेक्स्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे सीक्वेंस को कवर अप करते रहेंगे। तो आपको ये याद रखना है धनानंद के बारे में। धनानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके समय पर अच्छी खासी आर्मी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छी खासी, क्योंकि इनके समय पर ह्यूज आर्मी, बड़ी आर्मी आपको देखने को मिलती है, जिसमें से कम आपके 2 लाख इन्फेंट्री यानी जो पैदल यात्री होते हैं ना, पैदल वाले सोल्जर्स, वो थे। 20,000 अगर मैं बात करूं तो आपके कैवलरी थे, ये ना आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3,000 आपके एलिफेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और आपके 2,000 आपको चैरियट्स देखने को मिलते हैं। किसके समय पर? धनानंद के समय पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इनसे रिलेटेड पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया ही कि आपके मगध एम्पायर यहाँ पे सक्सेसफुल रहे, क्यों? इसको पढ़ने से पहले जितने भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट या क्वेरी है आप वहाँ पे अपने चीज़ों को पूछ सकते हैं। और दूसरा, जब भी हमारे चैनल पे वीडियो आएगी उसका लिंक आपको मिलेगा। जितने भी सीयूईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे क्विज़ भी कराए जाएंगे, जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम पास आएंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।
और जितने भी स्टूडेंट पेड क्लासेस के लिए एनरोलमेंट कराना चाहते हैं हिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पर क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल हैं। तो आपको मैं जितने भी स्टूडेंट पेड क्लासेस लेना चाहते हो, हिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो, तो आपको 8882196980 इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। और पेड क्लासेस से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आप वहाँ पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेगा, क्विज भी कराए जाएंगे, सारी चीज़ें। और एग्ज़ाम में जिस तरीके से आप क्वेश्चंस देते हैं उस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई भी इंटरेस्टेड है इस क्लास को लेने के लिए, अभी भी टाइम है आप सभी के पास, तो आप लोग यहाँ पे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड सब कुछ कराया जाएगा। उसके अलावा आप किसी और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे हिस्ट्री के किसी भी, चाहे बीए के स्टूडेंट हो, एमए के स्टूडेंट हो, या अदर्स यूनिवर्सिटी के अदर कोर्स के लिए जहाँ पे हिस्ट्री में डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग ये कोर्स बाय कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, वहाँ पर भी आप जो भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो कहीं पर भी इससे रिगार्डिंग आप इसकी चीज़ें पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक बार जल्दी से सभी के सभी लाइक शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नंद डायनेस्टी, आपके धनानंद के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आएंगे मगध की सफलता के कारण, क्या रीज़न थे मगध के सक्सेस होने का, उसके बारे में बात करते हैं। मगध के रणनीतिक स्थान ने समृद्ध लोहे के भंडार से इसकी निकटता प्रदान की। मगध सेना के पास उच्च कोटि का शस्त्र थी, यानी अब देखो आयरन एज का आपका टाइम आएगा। मगध की बात चल रही है। राइज ऑफ मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। कैपिटल इसकी राजधानी क्या थी? राजगीर थी, मैंने आपको बताया। पाटलिपुत्र आपको देखने को मिलता है। आपके हाथियों का यूज इन्होंने ज़्यादा मात्रा में किया था। और इस समय अच्छे लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। और उसके बाद विस्तार से अच्छा खासा विस्तार भी किया था। तो ये वो कारण है, जब आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था राइज ऑफ मगध, मगध का उदय होने का आखिरकार कारण क्या था। तो ये वही है, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आता है, तो ये रेड वाले जो भी पॉइंट लिखे नोट कर लो, क्योंकि 100% कई बार एग्जाम में ही आया है। तो बाद में आप ये मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं था, मैं आपको साथ ही साथ बताती भी जा रही हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि आपके मगध के पास सबसे ज़्यादा कॉपर थे और आपके आयरन, यानी मगध में तांबे और आपके लोहे के विशाल भंडार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके स्थान के कारण ये व्यापार के आसानी से नियंत्रित कर सकता था। देखो मगध एम्पायर ये रहा, मैप ये रहा, बनाना चाहते तो बना सकते हो। एक बड़ी आबादी थी जिसका उपयोग कृषि में, खनन में, शहरों के निर्माण में, सेना में किया जा सकता था। ठीक है, तो लार्ज पॉपुलेशन थी, इसलिए इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होता था। ये सब कुछ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। उसके बाद आपके अंग को बिंबिसार के द्वारा एनेक्स कर लिया गया, ये भी मैंने आपको बताया था। चंपा नदी को मगध साम्राज्य में जोड़ा गया था। फिर आपका साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, साउथ इंडिया, ये सभी के सब आपके चंपा के एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड, एक इम्पॉर्टेंट स्थान बन चुके थे। तो ये कारण है जिसकी वजह से आपको मगध एम्पायर पावरफुल नज़र आ रहा है। कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारण देखो, पॉलिटिकल कारण भी देखो। मगध समाज के अपरंगत चरित्र था, इसमें कार्य और अनार्य लोगों की अच्छा मिश्रण था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी आपको दोनों के दोनों इसमें देखने को मिलते हैं। और समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व नहीं था, मगध में कई राजा नहीं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे आपको मोनार्की यानी कि राजतंत्र देखने को मिलता है, ओलिगार्ची नहीं, यानी आके प्रिस्ट रूल नहीं कर रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे आपके रूलिंग क्लास रूल कर रही है, सारी पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, वो है आपका राजा। तो ये आपको मगध में देखने को मिलता है। आगे क्या है कि मगध भाग्यशाली था कि उसके पास कई शक्तिशाली महत्वाकांक्षी शासक थे, रूलर्स देखो आपने कितने अच्छे अच्छे थे। उनके पास मजबूत स्थायी सेना भी थी, स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी, मैंने अभी आपको बताया। लोहा यानी आयरन अब आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिससे आपकी एग्रीकल्चर, खेती जो है बहुत अच्छी खासी होती है, आपका उत्पादन, प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा होता है। ये सारे कारण है। ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आर्मी में हाथियों यानी एलिफेंट का यूज़ करा था, ये सारी कुछ। और इसके समय पर अच्छा खासा प्रशासन यानी आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे कारण हैं मगध एम्पायर का उदय होने का,
इतने अच्छे रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा, हाथियों का इन्होंने यूज़ किया। अब यहाँ पे प्रोडक्शन उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है, टूल्स आपके आयरन के यूज़ किए गए हैं। तो ये सारे रीज़न थे आपके राइज ऑफ मगध के। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक आपने सारी चीज़ें समझ ली, तो याद होगा। तो यहाँ फाइनली हमें क्या समझ आया कि फाइनली नंद डायनेस्टी जो है वो आपकी डिक्लाइन हो जाती है 321 बीसी में, 321 ईसा पूर्व के समय पर, जहाँ पर आपके अब आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अब आपकी नई डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है 321 में ही। और इन्होंने आपके किसके मदद से, अभी मैंने आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य या कौटिल्य, आप कुछ भी कह सकते हैं इन्हें, इनके मदद से इन्होंने अब क्या किया, आपके मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्यन राजवंश की स्थापना कर दी थी। तो यही हमारा नेक्स्ट क्लास का ये टॉपिक है, मौर्यन डायनेस्टी। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिगार्डिंग पूछे ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये टॉपिक आपको, ये जितना भी आज की क्लास में मैंने आपको कराया है, इसमें से और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा बाहर, इतना कर लेंगे सफिशिएंट होगा। तो आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको टॉपिक के रिगार्डिंग बताए सबको अच्छे से कर लो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहीं तक पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल अच्छा खासा पता होना चाहिए, रूलर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन आया, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन राजवंश के बारे में, चंद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पे। तो वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। आज की क्लास में आपको ये क्लास कैसी लगी, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मुझसे कमेंट के थ्रू, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा हिस्ट्री एडू पॉइंट, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम हैंडल भी है मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट, जो हमारे चैनल का नेम है, वो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, आपको कोई भी सिर्फ पेड क्लासेस से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, मेल आईडी अगर आप चाहते हो तो वैसे मैंने ऑलरेडी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा, siddhi2020@gmail.com। तो आप लोग इसके थ्रू भी अपनी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, कहीं भी आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हो। बाकी जो भी पेड क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है, आप जल्दी इनरोलमेंट करा सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। अभी से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कराया जाएगा। बाकी हमारे चैनल पे इसी तरीके से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा, तो आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे बैक टू बैक इसी तरीके से सारी सीरीज़ मिलती रहेंगी। और हम जल्द ही यहाँ पे क्वेश्चंस की भी, प्रैक्टिस की भी स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए मेरे साथ चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी डाउट या क्वेरी है मुझे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।